जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं कि क्या भारत विश्व गुरु की रेस में कहीं भी खड़ा हो पा रहा है आज। जो विश्व गुरु बनने के सपने दिखाए जा रहे हैं भारत के लोगों को, और भारत के कई सारे नागरिक भी इसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि भारत आज सही में एक विश्व गुरु है, या तो विश्व गुरु की रेस में है ना, डेवलपिंग कंट्रीज की रेस में है। और वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज होने के नाते विश्व गुरु का दर्जा भारत को मिलना ही चाहिए। और साथ ही साथ आज हम ये भी जानेंगे कि ब्रिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो भारत के लिए क्या मायने रखता है। ब्रिक्स, क्वाड, ये सारे जो संगठन है ना, भारत के लिए किस तरह से वो बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखते हैं एक तरह के, और भारत उन संगठनों से फायदा उठाकर किस तरह से विश्वगुरु बन सकता है। देखिए, मेरी राय में भारत आज विश्वगुरु की रेस में कहीं भी स्टैंड नहीं करता, कहीं भी नहीं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन पॉलिसीज इन द वर्ल्ड। जो भी यूट्यूबर्स बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है इंडिया की, जो भी व्यूज के लिए सब चीज करते हैं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट जो है सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसीज के तौर पे जानी जाती है, सक्सेसफुल। और ये फॉरेन पॉलिसी आज के समय से नहीं, आजादी के समय से जो फॉरेन पॉलिसी है आज भी इंडिया उसी पे काम कर रहा है। और जो आजादी के समय पे जो मिस्टेक्स की गई थी ना, आज उसको इतना ज्यादा इंडिया ने इंप्रूव कर लिया कि फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की नेक्स्ट लेवल पे आज, इसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, कुछ रियलिटीज भी है। देखिए, आजादी के समय से भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम, ये तो आप सभी को पता होगा, उसकी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि वो किसी से अलायंस नहीं बनाएगा, मिलिट्री अलायंस। ये सबसे अच्छी इंडिया की एक तरह का कह सकते हैं आप, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इंडिया का, जो उसने इतना अच्छा स्टैंड अपना रखा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखते हुए। अब यहाँ पे किस तरह के फॉल्ट्स हैं इस फॉरेन पॉलिसी में। ये फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की अपनी जो रिस्पेक्ट्स हैं, अपनी जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है, इसको उतने अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रही है। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है? चाइना है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है। भूटान को तो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव्स है, श्रीलंका है। इन सारे देशों के साथ क्या इंडिया आज उतने अच्छे से रिलेशंस बना के रखे हैं जितने पिछले दशकों में बना के रखे हुए थे? बिल्कुल नहीं। आज इन देशों से जो रिलेशंस है वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है चाइना का डेब्ट ट्रैप। चाइना अपने डेब्ट ट्रैप में किसी भी देश को इतनी बुरी तरह से फंसा सकता है कि वो देश अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डुबाने में मजबूरी हो जाता है। पहले पाकिस्तान, उसके बाद म्यांमार, फिर नेपाल, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। 3 कंट्रीज, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। यहाँ पे चाइना ने इतने बड़े अमाउंट्स में पैसा खर्च किया, इतने बड़े बड़े अमाउंट्स में यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को चालू किया, और वहां के लोगों को पूरी तरह से डेब्ट ट्रैप में डाल दिया, जिससे वो लोग को ये कन्विंस करा दिया गया कि इंडिया नहीं बल्कि चाइना उनका सबसे अच्छा दोस्त है। जिससे इंडिया से उन लोग के जो घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध थे ना, बांग्लादेश से तो हमारे इतने अच्छे संबंध थे कि हमने उन्हें आज़ादी दिलाई थी। और आज देखिए बांग्लादेश से हमारे रिलेशंस कितने अच्छे हैं, कैसे स्तर पे आप खुद ही देख सकते हैं। तो जब फॉरेन पॉलिसी की बात आई ना, तो इंडिया ऑन पेपर्स बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकली देखेंगे ना, इसको बिल्कुल खराब होता जा रहा है। इंडिया का जो अभी स्टैंड है, इंडिया का जो अभी रुख है, वो हर चीज के तरफ वेलकम नहीं किया जा रहा है। इंडिया का किसी भी जो सिचुएशन पे जो स्टैंड है उसे वेलकम नहीं किया जा रहा। जबकि आप पहले देखा करें तो जब इंडिया कोई भी अपना स्टैंड लेता था, जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उसने चालू किया था, बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया। इजिप्ट, यूगोस्लाविया, साथ ही साथ 27 देशों ने इंडिया को सपोर्ट किया था उस समय, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के समय। साथ ही साथ बाद में भी इंडिया हमेशा से एक टफ नेगोशिएटर के तौर पर बाहर उभरता आ रहा है। लेकिन क्या कारण है आज ग्लोबली इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? इंडिया वर्ल्ड की 5th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है ना, थोड़ा सा उस पर काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर उस पर बस सुधार दे दिया जाए ना, तो फॉरेन पॉलिसी में हम लोग का कोई खराबी नहीं है।
जो भी कहता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी खराब है, वो शायद आधा अधूरा पढ़ के ये बात बताते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसीज है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता ना, तो आप हिस्ट्री जाके देख सकते हैं, इराक की, ईरान की, सीरिया की, यमन की, कुवैत की। तो आप लोग कहेंगे कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से हम लोग को क्या लेना देना। इंडिया की हालत भी तभी ऐसी थी। इंडिया की हालत भी जब आज़ादी मिली थी तब ऐसी थी। इंडिया और पाकिस्तान बराबर के जो थे अर्थव्यवस्थाएं थी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, सेंटो सीएटो ज्वाइन कर लिया, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया संगठन था। बस फिर क्या हुआ, अब वही अमेरिका पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह से मार रहा है। पाकिस्तान रशिया का दुश्मन तो है ही, लेकिन अमेरिका का भी दुश्मन है। साथ ही साथ यमन जो सीएटो में था, सेंटो में था, बहुत सारे देश जो सीएटो सेंटो में थे। सीएटो सेंटो जो था, सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस थी, मिलिट्री ग्रुप्स थी, जो वार्सो पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। इसमें सीएटो सेंटो में जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे ना, आज वो अमेरिका के दुश्मन है। अमेरिका उन पे बम्बार्डमेंट करता है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी अमेरिका का कभी एक तरह से अलाई हुआ करता था। जो भी अमेरिका का दुश्मन है, सबसे पहली हेट लिस्ट में उसके आता है। तो यही चीज है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज लोग फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस कहाँ कर रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे हुए लोग। आज लोगों को पता चलेगा तब ना। हम आपको अवेयर करा रहे हैं इससे, लेकिन क्या फायदा अगर आप हमें सपोर्ट ही ना करें तो। उसी तरह सरकार अगर इस बारे में बात ही ना करे तो इस पे ध्यान कैसे दिया जा सकता है। ध्यान नहीं दिया जा सकता जब तक कि इस टॉपिक को गंभीरता से ना लिया जाए। और जब बात आती है चैलेंजेस की जो इंडिया फेस कर रहा है, क्या चैलेंजेस है, इंटरनल पॉलिटिक्स, करप्शन, रिलीजन के बेसिस पे इंडिया आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो नेता हैं, जो बड़े बड़े स्तर पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो भी आज यहाँ पे इस बारे में उतने ज़्यादा अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप दूसरे देशों में देखें, हमारे देशों की तुलना में, तो वहाँ के जो लीडर्स है, कम से कम वो फॉरेन पॉलिसी पे, ग्लोबल डिप्लोमेसी पे काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस वक्त काम वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि इंडिया उतना काम नहीं कर रहा जितना उसको करना चाहिए। अब बात आती है संगठनों की, ब्रिक्स, क्वाड, ये सारे ग्रुप्स। अब देखिए, ब्रिक्स को लेकर जब अगर बात आई ना, 10% टैरिफ लगा दिए जा रहे हैं आज सारे ब्रिक्स के नेशंस के ऊपर। क्यों अमेरिका ब्रिक्स के नेशंस के ऊपर ये लगा दे रहा है टैरिफ। और ब्रिक्स जो था ना, नाटो को काउंटर करने के लिए लाया गया था। नाटो नहीं, सॉरी, G7 को काउंटर करने के लिए लाया गया था। G7 को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स लाया गया था 2009 में, जिसका फाउंडिंग मेंबर इंडिया है। और आज यही कारण है कि इंडिया अपने पॉइंट को इतने अच्छे से रख नहीं पा रहा। ब्रिक्स का अभी जो समिट हुआ था ना, उसमें उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जो भी लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो सही में इस चीज को जानते ही नहीं है कि आज इंडिया लीड करने में किस पोजीशन पे है। लेकिन इंडिया जो है ना, वो सही से जवाब देना नहीं जान रहा। अमेरिका ने ब्रिक्स के नेशंस पे 10% टैरिफ लगा दिए, इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन इंडिया अभी इसका कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में इंडिया इसका करारा जवाब दे, लेकिन अभी करंटली ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। लोग अब बस खाली बिजी हैं फैक्शनलिज्म में, रीजनलिज्म में, कम्युनलिज्म में। और आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी किस तरह से डोमिनेट की जा रही है दूसरे कंट्रीज के द्वारा। जर्मनी जो 1989 में आज़ाद हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो आज इंडिया की बराबरी करने लग रहा है, बल्कि वो इंडिया से भी आगे निकल चुका है। जापान इंडिया से भी आगे निकल चुका है। और इंडिया कहाँ पे है? इंडिया पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, खास करके वर्ल्ड डिप्लोमेसी पे। हम लोग विश्वगुरु बोलते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तब तक बन नहीं सकते जब तक हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, इस पे अच्छे से फोकस करें। और यूथ खास करके जब तक इस बारे में अवेयर नहीं होगा कि इंडिया आज कहाँ पे वर्ल्ड डिप्लोमेसी में स्टैंड करती है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्टैंड करती है, ग्लोबली वो आज कहाँ पे है, तब तक जब तक उन्हें रियलाइज नहीं होगा, तब तक वो कैसे इस पर काम कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात माने ना, तो आपको जो इंडिया के एम्बेसडर्स हैं, एनवॉइस हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, साथ ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडिया के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में, उनके भाषणों को, बयानों को आपको सुनना चाहिए। ये ज़रूरी है यूथ्स के लिए ये चीज़ सुनना, क्योंकि ये एक तरह का इंस्पिरेशन है और ये एक तरह की रियलिटी भी बयान करता है कि इंडिया कहाँ पे है, इंडिया का स्टैंड कैसा है, इंडिया कहाँ पे आज अपना क्या रुख लेके रखा हुआ है। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया को नेगोशिएट करना ना के बराबर हो जाता है,
लेकिन इंडिया फिर भी किस तरह मैनेज कर रहा है। बात आई जब ब्रिक्स के समिट्स की और क्वाड के समिट्स की, तो इंडिया आज हर देश के साथ अपनी समिट्स, अपने जो व्यापार है उसे बढ़ाया जा रहा है। और इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। इंडिया को नज़रअंदाज करके कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। टेस्ला, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, एनवीडिया, कोई भी कंपनी इंडिया के मार्केट्स को इग्नोर नहीं कर सकती। और लोगों को पता है, बाकी देशों को पता है कि इंडिया भले ही आज कितना भी कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, फैक्शनिज्म में बटा हुआ है, लेकिन इंडिया की मार्केट्स ही ऐसी हैं जो उनके जो प्रोडक्ट्स उन्हें बचा रही है, उनके कंपनीज को बचाए रखी हुई है। इंडिया के साथ अगर थोड़ी सी भी इन लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, और अगर इंडिया ने गलती से भी इन पे अगर प्रतिबंध लगा दिया, तो जिस तरह से टिकटॉक डूब गई थी चाइना की, उसी तरह से बाकी कंपनियां भी डूब जाएंगी, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनियां क्यों ना हो, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनियां क्यों ना हो। इंडिया जितना बड़ा मार्केट उनका पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। यही कारण है कि जितने भी जो देश है ना, वो आज इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि इंडिया आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है डेमोक्रेसी है, 5th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बात नहीं। एक और बात पे अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन सुने, इंडिया की सबसे बड़ी गलती वही हो गई थी जब इंडिया ने परमानेंट सदस्यता हासिल करने से इनकार कर दिया था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। अगर आज इंडिया परमानेंट मेंबर होता, उसके पास वीटो पावर होता, तो दुनिया में किसी भी देश की कोई भी जो प्रतिबंध, कुछ भी चीज़ इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन हाँ, कभी कभी इंडिया गलती कर बैठता है। और हाँ, इंडिया ही वो देश था, अगर आपको पता नहीं हो, जिसने चाइना का नाम प्रपोज किया था परमानेंट मेंबर के लिए। और आप सोच ही सकते हो उसके 12 साल बाद इंडिया को कैसा अंजाम मिला चाइना से। आज के समय में लोगों को ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि इंडिया आज कहाँ पे है। लोग फॉरेन पॉलिसी की बात अगर करते हैं तो लोगों को सुनना पसंद नहीं है, वीडियो देखना पसंद नहीं है। कोई अगर आपको जगा रहा है, कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया आज कहाँ पे है, रियलिटी क्या है। और हाँ, चेंज लाने में शुरुआत करनी पड़ती है, एक आदमी से ही भले शुरू होती है वो चेंज, लेकिन जब चेंज सही में दिखना शुरू होती है ना, सही में दिखने लगती है वो चेंज, तभी बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं उस चेंज से। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे आजकल। ये वीडियो के माध्यम से यही समझाने की कोशिश की गई है। वीडियो अगर आपने देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ढेरों लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ सकते हैं कि इंडिया किस किस देशों से किस किस तरह के ट्रेड्स अपने बनाए रखा हुआ है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिए। और देश की जो जनता है उसकी भी यही प्रॉब्लम है, जब तक उसे जगाया नहीं जाता वो जग नहीं पा रही। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि आपको बताया जाए कि इंडिया किस तरह से एक तरह से रिफॉर्म ला सकते हैं ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी में अपने, है ना। ग्लोबल अपना जो पर्सपेक्टिव है उसे किस तरह से इंडिया चेंज कर सकता है लोगों की नज़रों में। यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।